हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम हो गया, अब काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, किन बातों का काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखना है, कट ऑफ क्या रहने वाली है और बहुत सारी चीज़ें। पहले हम थोड़ा सा इस साल के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद में इन सब चीज़ों पे आते हैं। पहले डेटा की बात करें तो ये देखिए कि डेटा भी कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है? कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप अकेले बंदे हैं लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2, 3 या फिर 4 तक, है ना? कि आपने मास कॉम का भी एग्ज़ाम दिया, पॉलिटिकल साइंस का भी दिया, सोशियोलॉजी का भी दिया, जनरल पेपर भी दिया, 4 आपने एग्ज़ाम दिए। और कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने आप में एक है ही है और उसका एग्ज़ाम भी एक ही गया है, ठीक है? तो 2 तरह के डेटा इसमें होते हैं। तो इस बार पहली बार इन्होंने जो है सब्जेक्ट वाइज़ भी दिया है। और यहाँ आप ये समझना होगा कि 4 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था सीयूटी पीजी का। उसमें से 3,45,220 3,45,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। अब उन 3,45,000 ने कितने एग्ज़ाम दिए, ठीक है? कितने पेपर हुए टोटल, है ना? तो 3,45,000 स्टूडेंट जो थे, अब कम से कम इतने तो होंगे, कम से कम एक पेपर तो देगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे 2 या 3 पेपर भी देते हैं। तो डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज जो नंबर होगा वो ज़्यादा होना है, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट वाइज उस तरह से नंबर है, ठीक है? कुछ लोगों ने ज़्यादा एग्जाम भी तो दिए हैं। तो टोटल स्टूडेंट तो ये थे 3,45,000, उन्हीं स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम जो दिए हैं वो इतने दिए हैं। क्लियर? इस बार और पिछले बार भी दिया आता है वैसे कि मेल फीमेल का भी हम देखते हैं। तो आपको, अगर आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, तो आप ध्यान दीजिए कि हमेशा से, काफ़ी समय से फीमेल्स की संख्या ज़्यादा रहती है सीयूटी पीजी में। ये देखिए, ये है फीमेल्स, फीमेल का आंकड़ा कितना है? 2,32,000, 2,32,000 फीमेल्स हैं रजिस्टर्ड में, और अपीयर्ड में है 1,98,000। वहीं मेल में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट जो हैं वो कम है, ठीक है? तो लड़कों की संख्या कम है। और आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, ये भी डेटा हर साल रिलीज होता है कि किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो है कैटेगरी के अंदर वो है जनरल में, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी और सबसे कम ईडब्ल्यूएस, ठीक है? कैटेगरी वाइज भी आप ये समझ सकते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने नोटिस किया था कि फीमेल्स कैंडिडेट ज़्यादा है और मेल कम है। किसने किया था और किसने नहीं किया था, दोनों बताना। और मैं आपको यहीं पे पहले 2025 का भी डेटा दिखा देता हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस है। एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स गिर गए हैं, ठीक है, सीयूटी पीजी में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये देखिए कि कैटेगरी वाइज जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स पिछले साल ज़्यादा थे, ठीक है, 6,54,000 थे। सब्जेक्ट वाइज इसमें नहीं हुआ है, ठीक है? ये यूनिक रजिस्ट्रेशन है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये 2025 का डेटा है। तो ये जहाँ पे 6,24,000 जो नंबर है, वो इस साल का नंबर ये 4,11,000 है, न कि 7,11 है। ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ठीक है? नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ही उसमें थे। तो ये नंबर आपका गिर गया है, जो 2024-25 में 23 में जो नंबर था वापस उस नंबर पे आ गया है। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए 2023 में 4,58,000, 24 में 4,62, 25 में 6,54, एक नंबर मतलब काफ़ी अचानक से नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आ गए थे सीयूटी पीजी में, देखिए, ठीक है? अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हुआ 2025 में, ठीक है? और वहीं 2026 में रजिस्ट्रेशन जो है फिर से डाउन हो गए हैं, ठीक है? और ये इतने डाउन हुए हैं कि पिछले 1, 2, 3, पिछले 3-4 सालों में ये सबसे कम नंबर है सीयूटी पीजी में रजिस्टर्ड होने वाले स्टूडेंट्स का। इस सीयूटी पीजी में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 24 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो देखें उसमें 89 है। और टोटल जो है 198 ये आपका नंबर हो जाता है। 198 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 157 पेपर जो है इस साल 157 पेपर कोर्स का एग्ज़ाम जो है इस साल हुआ है 50 शिफ्ट्स में।
ये उसकी डेट्स थी। ऑलराइट, तो ये हमने एक बेसिक एनालाइज किया जो कि आपको पता होना चाहिए कम से कम जिस एग्ज़ाम को आपने अपेयर किया है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि मेरा हो सकता है क्या, मेरा इस नंबर पे हो सकता है क्या, कट ऑफ क्या जाएगी? देखो, एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है? चाहे आपके माइनस में ही नंबर हैं, तो भी क्या पता इस साल कोई कोर्स कोई भी नहीं लेना चाह रहा, कुछ कोर्स नेग्लेक्टेड होते हैं, ठीक है? मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि आईएमसी का आइज़ोल कैंपस का न्यू मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स बच्चे एक तरीके से नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि नहीं यार, वहाँ एडमिशन जो है नहीं लेना है, ठीक है? तो ऐसा उनका वो है, क्योंकि फ़ीस वहाँ की ये है ना कि दिल्ली कैंपस में भी न्यू मीडिया कम्युनिकेशन और रीजनल कैंपस में भी फ़ीस सेम है, फैसिलिटीज़ में फ़र्क है। तो बच्चा उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है, तो मतलब यानी कि कंपटीशन कम हो गया। तो हो सकता है कि कोई बच्चा नहीं ले रहे हो, लेकिन आप तैयार हों और आपके मार्क्स बहुत ही कम हो, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चलेगा और किसी भी लेवल पे आप एक्सेप्टेंस रखते हैं, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है? उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है जो हर चीज़ में कंफर्टेबल है, लेकिन दिक्कत उन लोगों को होती है जिसको आईएमसी चाहिए, दिल्ली ही चाहिए और ये वाला कोर्स ही चाहिए, मतलब पक्का सा यही चाहिए। जिनको मतलब उन्होंने अपना बाँध लिया है कि यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको दिक्कत होती है, ठीक है? अगर यही चाहिए तो उसके हिसाब से अगर आपने मेहनत की और फिर कहानी ये है कि इस बार मेहनत करने के बाद भी जो है ना? वो हो नहीं पाया, वो जो चीज़ होनी चाहिए मेहनत वालों को जो है, वो हमेशा कहते हैं ना, मेहनत वालों को जो है मिलता है, तो वो मेहनत वालों को तो इस साल उतना नहीं मिल पा रहा है जितना अच्छी किस्मत वालों को मिल पा रहा है, क्योंकि तुक्कों से जिसने सही कर दिए हैं, ठीक है, उसका हो जा रहा है, मतलब तुक्के लगाने वालों का अच्छा खासा नंबर मैंने देखा है कि बना है, ठीक है? तो ऐसी बात भी नहीं है कि केवल तुक्कों से नंबर बन जाते हैं, हार्ड वर्क था प्लस जिसकी किस्मत भी ठीक थी, दोनों चीज़ें इस साल जिसकी ठीक रही है, तब जाके उसकी बात बनी है, ठीक है? तो अच्छे स्कोर वालों की हम ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हैं कि तुक्के से ही हो गया तुम्हारा, ये नहीं कहना चाह रहे, बल्कि ये बेटा तुम्हारा हार्ड वर्क तो था, लेकिन किस्मत तो तुम्हें माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर है ना, वो खुद मान रहे हैं कि यस, हार्ड वर्क के साथ में किस्मत अगर साथ नहीं देती तो ये नहीं हो पाता। खैर, तो अब अपने आप को जितना आपके कम मार्क्स हैं उतना अपने आप को ओपन करना पड़ेगा आपको कि चलो ठीक है, ये भी हम ले लेंगे, तब जाके आप एक सीट ले सकते हैं, नहीं तो फिर और आप अपने आप को मुश्किल में रखेंगे, ठीक है? और जो कट ऑफ वाली बातें आप समझते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं, लेकिन आप मैथमेटिक्स पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं कि क्या गणित क्या है ना? कट ऑफ का, तो उसको हम समझने की पहले कोशिश करेंगे। पूरे आईएमसी में, ठीक है? आईएमसी के टोटल 6 कैंपस हैं और आईएमसी में टोटल 10 कोर्सेज़ हैं, 6+4 6 कोर्सेज़ हैं मास्टर्स के, 4 कोर्सेज़ हैं पीजी डिप्लोमा के, प्लस 4 और कोर्सेज़ हैं रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म के, ऐसे करके 14 कोर्सेज़ हैं आईएमसी के अंदर, ठीक है? हाँ, इनमें से जो 10 ये वाले कोर्स हैं अपने, ठीक है, ये वाले 10 जो कोर्स हैं, इन 10 कोर्सेज़ के लिए सीयूईटी बेस्ड एडमिशन होता है। ये वाले जो 4 हैं, ठीक है, ये वाले 4 के अंदर जो एडमिशन होता है वो अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होके वैसे होता है, जैसे उर्दू, ओडिया, मलयालम, मराठी। तो टोटल सीट्स कैसे कैसे है देखिए, पीजीडी कोर्सेज हैं हमारे कितने, 4 वाले, ये जिससे सीयूटी से एडमिशन होता है, उसमें सीट है टोटल 512, ठीक, क्योंकि ईजे जो है सब जगह पे है, तो 256 तो ये हो जाता है आपका, ठीक है? फिर एचजे हो जाता है कुछ कैंपस में, आरटीवी एडीपीआर जो है केवल 51 सीट इसकी है और 77 एडीपीआर की है, तो ये पीजीडी कोर्सेज मिला के 512 512 सीटें जो हैं हो गई। उसके बाद जो मास्टर्स कोर्स हैं, एमएससी है, एमबीएस है, सीसीबीएम वाला है, हेल्थ कम्युनिकेशन है, मीडिया गवर्नेंस, मीडिया कम्युनिकेशन गवर्नेंस, और इन कोर्सेज में है 40-40 सीटें, ठीक है? तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो ये 200 सीटें ये हो गई, प्लस न्यू मीडिया कम्युनिकेशन में 40 नहीं 30 सीट्स है, बाकी मास्टर्स कोर्स में 40 सीट्स है, इसमें 30 सीट्स हैं, ठीक है? तो 120 सीटें ही होगी, 200 ये 120, टोटल आपका 320 सीटें आपकी मास्टर्स कोर्सेज की हो गई, तो 6 मास्टर कोर्सेज, बाकी 4 मैंने बताया था, 4 लैंग्वेज जर्नलिज्म वाले जो कोर्सेज हैं उनकी 120 सीट्स हैं, लेकिन वो क्या है, सीयूईटी में नहीं है, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम उनका।
आप CUT वालों के लिए जो सीट्स आपकी निकल के आती है वो है 512 प्लस 320। ठीक है, इस बार उर्दू जर्नलिज्म वाला जो कोर्स है उसमें ये ऑप्शन कर दिया है कि उसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी में भी दे सकते हैं, वो देवनागरी लिपि में, लेकिन वो भाषा वैसे ही वो उर्दू वाली रहेगी, है ना, कि उर्दू के जो शब्द रहते हैं वो उर्दू के शब्द आप देवनागरी लिपि में उस तरह से लिख के, है ना, हिंदी में लिख सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि आप पूरा हिंदी में लिखें या हिंदी आने से उर्दू नहीं आने से हो जाएगा। उर्दू जर्नलिज्म में उर्दू तो आनी ही चाहिए। कुछ लोगों को क्या होता है कि उर्दू तो आती है ना, जानते भी है, समझते भी है, लेकिन लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसलिए उर्दू को थोड़ा सा और बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जिसको उर्दू आती है प्लस लिखने में दिक्कत है तो वो हिंदी की देवनागरी लिपि में भी लिख के जो है एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन बन जाएगा। बाकी ये सीटें हैं CUT के अंदर 512 प्लस 320, जो कि हमारी हो गई 832। ठीक है, 832 इन 832 सीट्स के लिए जो है सारा कंपटीशन। अब इन 832 सीट्स में जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट्स, सारे कैटेगरी के बच्चे जो हैं आएंगे। ठीक है, चलिए अब मेन कंपटीशन किसके लिए है? रीजनल कैंपस के लिए तो है नहीं, दिल्ली कैंपस के लिए सारा कंपटीशन है। ऑल राइट, तो अब जो हमारे PGD वाले कोर्सेज हैं, ठीक है, PGD वाले कोर्सेज की जो सीट्स हैं वो 264 है इनकी, ADPR, RTV, EJR, है ना, दिल्ली कैंपस की बात हो रही है। 512 तो सारे कैंपस में है। इन 4 PG डिप्लोमा कोर्सेज की जो दिल्ली वाली सीटें हैं वो है 264। ठीक है, दिल्ली वाली बात हो रही है। फिर मास्टर्स कोर्स में जो अगर हम बात करें तो मास्टर्स कोर्स में आप देखिए तो 40 ये हो गई MASC की, 40 MBS की हो गई, फिर हेल्थ कम्युनिकेशन दिल्ली में है, फिर आपका न्यू मीडिया कम्युनिकेशन दिल्ली में है। तो ये आपके हो गए 40, 40, 80 और 120, ये 150 सीटें दिल्ली की हो गई। क्योंकि CCBM कहाँ है? ढेंकानाल में। मीडिया गवर्नेंस कहाँ है? ढेंकानाल में। ठीक है, तो ये आपके उसमें ढेंकानाल में चले जाते हैं। तो आपके 1, 2, 3, 4 कोर्सेज जो है मास्टर्स के यहाँ पे हैं, ये 4 कोर्सेज की सीट्स हो गई 150। तो टोटल दिल्ली कैंपस में सीट्स कितनी बन जाती है PGD कोर्सेज की? 414। ठीक है, 414 सीटें जो है दिल्ली कैंपस की बन जाती है। उर्दू वाले में 30 सीटें हैं, तो ऐसे करके दिल्ली में जो बच्चे पढ़ेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है कुछ। ठीक है, तो वो 444 सीट्स जो है दिल्ली कैंपस की है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो ओपन की सीट्स हैं इस दिल्ली कैंपस में, ओपन की सीट्स हैं वो कितनी हैं? तो इन PGD कोर्सेज में जो ओपन सीट्स हैं मैक्सिमम वो है 106। अब उसमें थोड़ी बढ़ भी सकती है क्योंकि लास्ट में जैसे OBC की सीटें, AWS की सीटें, PWD की सीटें, ये जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 45 सीट्स हो जाती है आपकी इनमें, 3 ये जो कोर्सेज है MASC, MBS और आपका हेल्थ कम्युनिकेशन, इन कोर्सेज में 15-15 करके 45 सीटें इनकी हो गई, 30 सीटें इसमें, तो 12 सीटें हो गई। ये मास्टर्स कोर्सेज की सीटें आपकी हो गई ओपन की। तो टोटल आपकी मास्टर्स कोर्स में और PG डिप्लोमा कोर्सेज इन दोनों को मिला के हम देखें तो 163 सीट्स होती हैं दिल्ली कैंपस में ओपन की। आ रही है बात समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऊपर से जाएगा अगर आपने स्किप करके देखा है, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। फिर जैसे मैंने कहा कि सीट थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि लास्ट में कन्वर्जन वगैरह भी होता है। ठीक है, और काउंसलिंग भी थोड़ी डिफरेंट चलती है। अभी तक ऐसा हुआ है कि ये MBS और MASC की काउंसलिंग डिफरेंट होती आई है, तो सीन थोड़ा उस हिसाब से क्रिएट हो जाता है। फिर ये है कि जो है ऊपर की रैंक में भी कई बच्चे IMC में एडमिशन नहीं लेते हैं या ले नहीं पाते हैं, या तो लेते नहीं हैं या ले नहीं पाते हैं। उस वजह से ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि टॉप 200 में अगर आप नहीं हैं तो IMC के दिल्ली कैंपस में और जनरल कैटेगरी से आप जगह बना पाना आपके लिए नामुमकिन जैसा ही है। टॉप 200 में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है,
टॉप बहुत कुछ ही ऐसे कोर्स हैं जिसमें जैसे अ, हिंदी जर्नलिज्म का थोड़ा सा डाउन चली जाती है कट ऑफ, बहुत कुछ में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए हमेशा ये कहते हैं कि टॉप 200 में अगर आप हैं तो दिल्ली कैंपस में आप ओपन से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक फैक्ट है, ठीक है, कोर फैक्ट है, जिसको आप कभी भी आंख बंद करके भी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो बात ये है कि भैया जिसकी रैंक 163 आनी है, ठीक है, उसका स्कोर क्या है वो हमें पता चल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, कट ऑफ कह सकते हैं कि ये रही कट ऑफ। थोड़ा और हम उसको लाइटली लेके चलते हैं कि भैया लास्ट में जाते जाते टॉप 200 में भी होता है, ठीक है। तो टॉप 200 में जो बच्चा आ रहा है उसका स्कोर क्या रहना है, ये है मेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कट ऑफ, ठीक है। और ये मैं फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा, अब मैं सभी राउंड्स की सभी कोर्सेज की मिला की बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो ये टॉप 200 में जो बच्चा आना है उसका जो स्कोर है वो स्कोर वाइज कट ऑफ हो गई, ठीक है। स्कोर वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है इस साल? तो देखिए, जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो मैंने सोचा कि यार 20-30 नंबर तो कम से कम होंगे ही। फिर प्रोविज़नल आंसर की आई तो मैंने देखा कि यार ये तो और कम मार्क्स हो रहे हैं बच्चों के। फिर अभी देखा स्कोर कार्ड आने आ गए आपके, कोई भी बच्चा 200 प्लस में है ही नहीं, ठीक है। टॉपर के 197, वो 193 है, उसके बाद में फिफ्थ नंबर वाले के 170 हो गए डायरेक्टली। और उसके बाद में भी बच्चों के देख रहे हैं तो 160 की लाइन में भी 5-6 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। 140s में फिर बच्चे धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते मुझे लगता है कि 130 से तो नीचे जाएगी। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो है 130 से नीचे ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। मतलब 200 लोगों का चयन करना, ऊपर के 200 लोग हमें देखने हैं, तो स्कोर वाइज 130 से नीचे आपको जाना ही पड़ेगा, तब जाके आपके 200 नंबर, मतलब 200 स्टूडेंट्स आपके काउंटिंग में आ पाएंगे। दूसरी भाषा में ऐसे कहूँ कि 130 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या 200 प्लस नहीं है, ठीक है। जबकि पिछले साल ये सिनेरियो था कि 200 प्लस स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या 75 थी, ठीक है। इस बार जो नंबर दिख रहा है, जो बच्चों के मार्क्स, जहाँ तक जितना मेरा पास डेटा आया है, ये नज़र आ रहा है कि 130 से भी कम चला जाएगा स्कोर टॉप 200 बच्चों को लेने के लिए, ठीक है। तो जो टॉप 200 में जो रैंक आनी है, उन बच्चों की जो स्कोर है वो 130 से भी नीचे इस साल चली जाएगी डेफिनेटली। एग्जैक्ट क्या जाएगी उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन जितनी क्लियरिटी मेरे को आई है आप लोगों का स्कोर देख के, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कट ऑफ 130 से नीचे चली जाएगी, ठीक है। और इस साल आपके इस पेपर कोड में एग्ज़ाम देने वालों की भी संख्या कम हो गई है, धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है। ये आईएमसी के पैटर्न की बात है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते फिर पिछले साल से कम हो गई। जबकि पिछले साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा आए थे पूरे सी यू टी पी जी में, लेकिन सी ओ क्यू पी 17 में कम आए। फिर इस साल और कम आए। रजिस्ट्रेशन तो कम हुआ ही, ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो मतलब रजिस्ट्रेशन तो उतना ही रहा, कम नहीं हुआ, लेकिन नंबर अपियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो कम हो गए, ठीक है। क्योंकि मेन डेटा तो अपियर होने वाले बच्चों का है ना 6978 स्टूडेंट्स ने ही जो है इस बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, जबकि पिछले साल ये 8000 से कुछ ही कम था, 215 कम था केवल 8000 से, जबकि ये अब 7000 के करीब चला गया। पिछले साल 8000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, तो कंपटीशन यहाँ पे कम हो गया है। ये फ्लक्चुएट हो सकता है अगले साल और नंबर बढ़ जाए, लेकिन इस बार ये कम हुआ, ये डेटा है। तो कट ऑफ आपकी जो है 130 के अराउंड जा सकती है, 130 से भी नीचे कट ऑफ जो है ये चली जाएगी, जो कि एवरेज कट ऑफ पिछले साल 187 थी। जैसे मैंने कहा कि 75 स्टूडेंट्स ने 200 प्लस स्कोर कर लिया था,
तो हमें 200 बच्चे निकालने के लिए 187 स्कोर पे 200 बच्चे मिल गए थे, ठीक है। करीब यूँ समझिए कि 163 बच्चे मिल गए थे 200 स्कोर पे। ये फर्स्ट राउंड के हिसाब से है वैसे, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको इस साल कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कि किस नंबर तक हो सकता है। तो जो 130 प्लस वाले बच्चे हैं वो तो एकदम मस्त रहें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा मनचाही जगह पे, ठीक है। अब कई बार कुछ की ज़्यादा रहती है, जैसे मान लीजिए कि एम एस सी में 15 बच्चों का ही होना है ओपन से, ठीक है। तो अब आप टॉप 15 में नहीं है, या टॉप 30 टॉप 45 में नहीं है, तो आपको फर्स्ट राउंड में या शुरुआत में नहीं मिल पाए, लेकिन हो सकता है बाद में मिल जाए। और अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। आपका एग्ज़ाम हो गया, आप स्कोर कार्ड आपका आ गया। पहली बात तो ये है कि आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपका बाद में भी काम आएगा, 1 साल बाद में भी काम आ सकता है। हालाँकि उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, अगले साल फिर एग्ज़ाम होता है ना? तो वैलिडिटी तब तक ही है इसी साल के एडमिशन्स के लिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ आपने एडमिशन जहाँ पे लिया, तो कहीं कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई स्कॉलरशिप मिलनी है, तो अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड आपसे माँग लिया गया। तो फिर मिलता नहीं है, अरे मेरा तो सीयूटी का स्कोर कार्ड मेरे तो हो गया। तो वो हमेशा के लिए आप सेव रखिए, कम से कम 2-3 साल के लिए। तो ऐसी जगह सेव कर लीजिए जो सुरक्षित रहे, तो स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आपका एनटीए से काम पूरा हो चुका है, अब एनटीए से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब एनटीए आपका डेटा स्कोर वाइज जो भी आपका बायो डेटा है वो यूनिवर्सिटीज़ को दे देती है, जो कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी। 98 198 यूनिवर्सिटीज़ को वो डेटा चला गया। सब लोग अपना अपना एनालाइज करके काउंसलिंग पोर्टल बनाते हैं। सबकी काउंसलिंग अलग अलग चलेगी, सबके काउंसलिंग के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने सी यू टी पी जी के फॉर्म भरते समय ये बताया था कि आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, उसका आपने पेपर का एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन आप किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं ये आपने सीयूटी पीजी के फॉर्म में नहीं बताया। ये पहले बताया जाता था, पहले ये सिस्टम था 2023 तक, फिर उसके बाद में ख़त्म हो गया, ठीक है। अ, तो अब यूनिवर्सिटीज़ जो आपको पसंद है उनकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, ठीक है। पीछे हमने आपको 2 वीडियो बना के दिए हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऐसे करके आपको सारा एक 2 पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दी गई है, जो उसके उसके साथ में उसकी लिंक भी अलाइन है, उसको भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे जिसका फॉर्म काउंसलिंग फॉर्म ओपन होगा, टेलीग्राम चैनल में आपको बताया जाएगा कि इसका ओपन हो गया, इसका भर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रहेगी। तो जितना मतलब आपका जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं सबका काउंसलिंग फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा। फिर इसके बाद ये है कि जिसके जितने कम मार्क्स होते हैं उसको उतनी ज़्यादा जगह पे काउंसलिंग करवानी होती है। भाई जो टॉपर्स में आए तो वो जहाँ उंगली रखेंगे उसका वो हो गया, ठीक है। अब 100 मार्क्स वाला बच्चा है, पता नहीं कहाँ हो पाएगा, तो वो तो काउंसलिंग करवाओगे तभी पता चलेगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उसको एक जगह पे वो टिक के नहीं बैठ सकता, उसको जो है सारे अल्टरनेटिव्स दूसरे ऑप्शंस जो हैं ट्राई करने होंगे। भाई जैसे मान लीजिए मेन फोकस आपका आईएमसी था, तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है कि आईएमसी से मिल नहीं पा रहा, तो आप कहीं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपके लिए कंफर्ट में आ रही हो, जैसे मान लीजिए कोई हिमाचल का है तो वो सी थोड़ा सा ट्राई करेगा क्योंकि उसके कंफर्ट जोन में है। वो फालतू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड जाके क्या करेगा, हिमाचल का बच्चा झारखंड जाके क्या करेगा, कोई सेंस वाली बात नहीं है। वहीं झारखंड का बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में ट्राई करेगा, हालांकि शायद उसका मास्टर्स कोर्स नहीं है, जहाँ पर भी है, ठीक है। उसका मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे मास्टर्स कोर्स है, कहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कौन सा कोर्स है ना। तो ऐसे करके इन सबको देखने के बाद कि यूनिवर्सिटीज़ देख ली, स्टेट की, सेंट्रल की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी देख ली, सब कुछ देख लिया और आपको स्कोर आपका पता है। अब आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे यूनिवर्सिटीज़ वाइज। फिर जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में आपने लिखा आईएमसी, आईएमसी में फिर उसके कैंपस वाइज, कैंपस में उसके कोर्स वाइज एक प्रायोरिटी आपने अपने बना ली कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, उसके हिसाब से आप तय कर रहे हैं। फिर मान लीजिए आपको कम बजट में चाहिए, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का अच्छा मास कॉम डिपार्टमेंट है, 2 कोर्सेज हैं, 50 सीटें हैं, वहाँ पर आपने प्रयास किया। थोड़े कम मार्क्स भी हैं तो भी आप अच्छी जगह पे काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, उसके कुछ पैसे तो लगते हैं, लेकिन एक संतुष्टि हमेशा बनी रहेगी, और 1% भी अगर कोई चांस है तो भी आप उसमें रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें काउंसलिंग करवाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें।
तो जो टॉप के आपके ऑप्शंस हैं उसमें तो काउंसलिंग करवानी, साथ में जो कम स्कोर वाले भी हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कम स्कोर में भी होता है, एमसीयू में भी कम स्कोर में हो जाता है। फिर उसके बाद जो सीयूटी से बाहर हैं, जैसे हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी है जयपुर में, तो जो सीयूटी से बाहर है उनको भी आप ऑप्शन में रखिए। ठीक है, जब उनका फॉर्म ओपन होगा, अभी हुआ नहीं है तो बाद में होगा, तो उनको भी ध्यान में रखिए कि अगर कहीं भी नहीं हो पाया तो एक डेडिकेटेड स्टेट गवर्नमेंट तो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं जाके अपना कोर्स कर सकता हूँ, जहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है। एक ऑप्शन तो हुआ। फिर अलग अलग प्रायोरिटी होती है कि किसी के पास पैसे होते हैं तो वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है, तो प्राइवेट में भी जो आपको अच्छे ऑप्शंस लगते हैं उसको भी आप ऑप्शन में रखें कि चलो यार सीयूटी में स्कोर कर नहीं पाए, प्राइवेट में कुछ जो अच्छे चल रहे हैं वहाँ पे पैसा तो लगेगा, जो हमारे फादर के पास है, मदर के पास है, वो लगाने के लिए तैयार है, तो चले गए। किसी के पास ये भी है कि पैसा नहीं है तो फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना कोर्स कर लिया, तो वो भी ऑप्शन है। तो सभी तरह के ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं। प्रायोरिटी आपकी खुद की रहेगी कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, आप रहते कहाँ हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो कि आप अपने हिसाब से देखोगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे। ठीक है, तो ये होना है। अभी कुछ दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसी की 10 दिन में स्टार्ट हो जाती है रिजल्ट आने के बाद, किसी को 1 महीना लगता है काउंसलिंग स्टार्ट करने में, तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। जब भी स्टार्ट होगा टेलीग्राम चैनल में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल में आप ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे जो एस्पायरेंट्स हैं उसके साथ में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।